Hello and welcome back, friends, on your YouTube चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हमने पहले जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वो फर्टिलाइजेशन था। हमने फर्टिलाइजेशन करवाया था, उसका एक्स्ट्रा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हुआ था कि एक्सटर्नल वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो हमें दो टाइप की फर्टिलाइजेशन पढ़ता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने सारे फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स पढ़ लिए थे। अब होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, द थर्ड पार्ट, और इसका लास्ट पार्ट जो है चैप्टर का वो आज स्टार्ट हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से देखना, ये ज़्यादा ज़रूरी भी है काफ़ी। ठीक है, तो उसको थर्ड वाले पार्ट को अच्छी तरह से देखना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, थर्ड पार्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब क्या हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का? मतलब ये है कि हमने तीन चीज़ें पढ़ी। एक प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा, और एक प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा, दूसरा फर्टिलाइजेशन पढ़ा, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा हमने। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र। दूसरे वाले में हमने फिर पढ़ा पॉलिनेशन कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसको हम पॉलिनेशन का भी नाम देते हैं। उसका सेकेंड इवेंट था हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ हो सकता है, किस मतलब क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए सारी चीज़ें बढ़िया हम पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, जब हमारे गैमेट्स बने, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, फिर फर्टिलाइजेशन वन दोनों मिक्स हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, वो दोनों मिक्स हो गए, द फ्यूजन कर लिया उन दोनों ने। अब फ्यूजन करने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे ये पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो इसमें जो पहला जो इवेंट आता है, मतलब पहला जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी जायगोट का फॉर्मेशन कर लो या इसमें जो पहला आएगा वो आएगा जायगोट। अब जायगोट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स या फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स। तो सबसे पहले जायगोट फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, इसके लिए हमारी डेफिनेशन जो रहेगी वो ये रहेगी, फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, द फ्यूजन of gametes from different parents, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट्स से गैमेट्स आए और उन दोनों का फ्यूजन हुआ। देन आफ्टर जायगोट फर्स्ट वो बना, फर्स्ट प्रोडक्ट बना हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब क्या होता है, ये दो तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमने अभी फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे ही ये भी फॉर्म होगा इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब क्या होता है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, जो कि इनसाइड द बॉडी करते हैं, तो यानी कि उनके अंदर जायगोट इनसाइड द बॉडी बनेगा, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनके अंदर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ, और उनके अंदर आउटसाइड द बॉडी ही जायगोट बनेगा। तो इट इज़ फॉर्म्ड, ऐसे लिख सकते हैं इस वाली लाइन को, इट इज़ फॉर्म outside the body in case of external fertilization and it is formed inside the body in case of internal fertilization। इंटरनल, अब इतना समझ सकते हैं आप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाली चीज़। हाँ, तो ये इट इज़ फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजर एंड इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये हुआ कि ये जो है वो आउटसाइड फॉर्म होगा, मतलब ये बाहर जो फॉर्म होगा वो बॉडी के जो बाहर फॉर्म होगा। केस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वाटर में होता है। ठीक है, तो यानी कि ये लिख सकते हैं इट इज़ फॉर्म आउटसाइड द बॉडी और इन द वाटर इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इट इज़ फॉर्म इनसाइड द बॉडी इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। खत्म बात। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखते हैं, जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो इसको हम लिखते हैं, जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स
that ensures the continuity, ये स्पेलिंग गलत, U continuity of species between one generation to the next, ठीक है, वन इस राइटिंग बनते हुए जनरेशन टू द नेक्स्ट, अब इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है पहले ये लाइन। तो इस लाइन का मतलब ये देखो, ये वाली जो लाइन है ज़ायगोट वाली, ज़ायगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब ये है ज़ायगोट एक वाइटल लिंक है, मतलब अब इसी से फॉर्म होगा, ज़ायगोट से ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट वाला जो बंदा है, नेक्स्ट जो प्रोजेनी है, वो ज़ायगोट से ही फॉर्म होगी। जैसे कि हम ह्यूमंस में देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हम ह्यूमंस में देखते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करते हैं तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है। ज़ायगोट जो होता है, ज़ायगोट क्या करेगा, ज़ायगोटिक म्यूसिस करेगा। ज़ायगोटिक म्यूसिस में माइटोटिक अंदर ही अंदर वो सेल्स को डिवाइड करता रहता है। देन आफ्टर एक छोटा सा हम बोलते हैं मॉरिला स्टेज आ गई, गेस्टुलर स्टेज आ गई, ब्लास्टुलर स्टेज आ गई, ये सारी स्टेजेस होते हैं। ये स्टेजेस कंप्लीट होते क्या होता है, एक बेबी फॉर्म हो जाता है, एक एम्ब्रियो, एक वो फॉर्म हो जाता है, एक फीटस फॉर्म होता है। और उसके बाद फीटस जब डेवलप हो जाता है, मैच्योरली डेवलप हो जाता है, उसको हम 9 मंथ का बेबी बोल देते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी है, यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ज़ायगोट इस वजह से कहते हैं ज़ायगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। मतलब ये स्पीशीज़ के बीच में कंटिन्यूटी को बना के रखता है, एक इंश्योर करके रखता है बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, कि हमारे पापा मम्मी की जनरेशन से लेकर हमारी जनरेशन तक के बीच में एक ज़ायगोट ही था जो कि एक कंटिन्यूटी बना के रख रहा था, एक मतलब एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, एक ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब इसके बाद कुछ स्पीशीज़ में पता है क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ लोअर स्पीशीज़ होती हैं। एक कैमरा ख़राब हो गया मेरा, फोकस नहीं बन पा रहा, हाँ अभी ठीक। तो कुछ स्पीशीज़ में पता है क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ स्पीशीज़ में ऐसा देखने के लिए मिलता है जैसे कुछ फंजाइज होते हैं, कुछ एल्गीज होती हैं, उनमें अंदर देखने के लिए मिलता है कि ज़ायगोट जो है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। ज़ायगोट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉर्म होता है। तो ज़ायगोट क्या होता है, ज़ायगोट अक्सर में क्या होता है, अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि डेसिकेशन और डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। तो इसको एक स्टार पॉइंट की तरह लिखेंगे, इन सम स्पीशीज़ या इन सम फंजाई, algae, in some species of in some algae and fungi, in some algae and fungi the zygote develops a thick wall structure, or thick wall that is resistant to desiccation and damage, ठीक है। desiccation and damage मतलब क्या हुआ इसका, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, डैमेज, ठीक है। तो एंड कुछ एल्गीज होती हैं और फंजाइज होते हैं, कुछ एल्गी और फंजाइज में ज़ायगोट जो है वो डेवलप कर लेता है एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। है थिक वॉल्ड वो अपने ऊपर कवर अप कर लेता है या उसको प्रोड्यूस कर लेता है, डेवलप कर लेता है, जो कि रेजिस्टेंट होती है डेसिकेशन और डैमेज के। मतलब क्या होता है, ये ज़ायगोट जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, मतलब उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बंद ना हो जाए, मतलब वो अपने बच्चों को प्रोड्यूस करता है, वो अपने बच्चों को पैदा करता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए उनके जो ज़ायगोट होता है ना वो अपने ऊपर एक लेयर का डेवलपमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ज़ायगोट है, वो जो ज़ायगोट है वो ख़राब ना हो, वो मतलब ख़त्म ना हो जाए कुछ। क्योंकि क्या होता है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस बारे में एक्चुअल में क्या होता है, जिसकी वजह से इनको करना पड़ता है ऐसा, नहीं तो इनका भी मन नहीं करे। ये भी हमारी तरीका है, ठीक है। सेकेंड इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब क्या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है बताते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस होती है वह एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब क्या होता है सर, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इतना समझ में आता है कि जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रियो जो है प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट्स में होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। कैसे हमारे अंदर क्या होता है, जायगोट से फिर क्या धीमे धीमे करके ब्लास्टुला स्टेज आती है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं ठीक से। एम्ब्रियो में होता है, उसके ब्लास्टुला स्टेज आता है, गेस्टुला स्टेज आती है, उसके बाद फिर फीटस का फॉर्मेशन होता है, फीटस का बेबी का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है उसका पूरा। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस नाम देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जायगोट अब एम्ब्रियो बनेगा कैसे। हमने ये पढ़ा कि इसमें माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर जायगोट जो होता है ना, वो अंदर ही अंदर क्लीवेज शो करता है, क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज शो करता है, अंदर ही अंदर सेल्स का फॉर्मेशन करता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि जायगोट जो है वो क्या करता है, जायगोट undergoes cell division and cell differentiation। मतलब क्या हुआ सर इसका, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन हमें पता ही है, सेल डिवीजन दो टाइप के होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है, डिफरेंशिएशन। और ये सारा का सारा अगर आपको सेल डिवीजन पढ़ना है, सेल डिवीजन अगर आपको पढ़ना है तो ये आपको क्लास 11th के 10th लेक्चर में सेल डिवीजन वाले में चैप्टर में मिलेगा। सेल डिवीजन है क्या एक्चुअली में। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोटिक एंड मियोसिस। थोड़ा बहुत बता देते हैं यहाँ पे। तो माइटोटिक और मियोसिस होता है, माइटोटिक वो उनमें होता है जिनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब एक सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और मियोटिक उनमें होता है जिनके डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब 2n होता है, वहाँ पे n होता है। मियोटेक में 4 सेल्स बनती हैं जो कि हैप्लॉइड होंगी, और माइटोटेक में 2 सेल्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर, मियोटेक में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, माइटोटेक में सेम रहता है। तो एंडोको सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन। सर सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल डिवीजन आपने बताते हैं सर, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि कौन सी सेल क्या काम करेगी, मतलब जैसे कि अंदर हमारे अंदर स्पेसिफाई है कि कार्डिक मसल्स जो हैं वो हार्ट में लगेंगी, और हार्ट जैसे उनको पंप करना होगा या उनको धड़कना होगा, जो भी काम करना होगा कार्डिक मसल्स करेंगे। कार्डिक मसल्स आपको पूरे उसमें नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं कुछ हमारे म्यूजियम की होती है, मतलब ऐसे। अब जैसे कि हाथ की मसल्स हैं, तो हाथ की मसल्स क्या करेंगे, उसको ज़्यादा स्ट्रेच करने में काम करेंगे, या ऐसे वैसे काम करने में काम करेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो उनके डिफ्रेंशिएशन होते हैं, मतलब एक तरह से हमें उनको पता चल गया कि हम उनको ये काम करना है, ठीक है। तो सेल डिफ्रेंशिएशन हो गया। सेल डिफ्रेंशिएशन आपने चैप्टर क्लास 11th के चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन वर्ड। तो वहीं पर ये चीज़ होती है कि सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि उनको एक स्पेसिफिक काम मिल जाना कि अब ये काम उनको करना है। सेल डिफ्रेंशिएशन जाते हैं, सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन। अब एक चीज़ लिख लेते हैं, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म meiotic division occurs। या ज़ायगोट ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी लाइन। ज़ायगोट अंडरगोज एन meiotic डिवीजन। मतलब क्या हुआ सर इस लाइन का, ये तो बता दीजिए। मतलब ये हुआ कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनके पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 2n मत पूछना क्या होता है एक्चुअल में, कि ये सारा का सारा आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जाके मिलेगा। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वो होगा जिनके पास मतलब हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी गैमेट्स n और n होंगे। जब n और n फ्यूज़ करेंगे तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा, ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा तो 2n हो गया। डिप्लॉयड में भी तो 2n ही बन रहा था और हैप्लॉयड में भी 2n बन गया। तो यहाँ पे ज़ायगोट जो है वो मेयोटिक डिवीजन में जाएगा। मतलब ये होगा कि ज़ायगोट जाएगा मेयोटिक डिवीजन में, मतलब उसको अपने हैप्लॉयड नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब ये होगा कि उसकी जो सेल्स होगी डिवाइड करते जाएंगे। ज़ायगोटिक मियोसिस बोलते हैं इसको, हम पढ़ेंगे। n हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ज़ायगोट undergoes
इन माइटोटिक डिवीजन। और ये जो होते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोटिक डिवीजन में आते हैं, लेकिन ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं है। दे आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड, दे आर asexually reproduce। ये जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इनमें क्या होता है, ज़ायगोट जो होता है वो, देखो अब एक चीज़ बताना, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी ना हो, इनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या ये बोलेंगे इनके अंदर ज़ायगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होता एक तरह से। तो ये लाइन जो है वो एक तरह से गलत है, लेकिन समझाने के लिए कह सकते हैं थोड़े बहुत कि उनमें क्या होता है। देखो हमें याद करें तो ये कोई अमीबा है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, ये कोई अमीबा है। अमीबा ने क्या किया, अपने ऐसी मल्टीप्लाई कॉपी बना ली, इसमें न्यूक्लियस को उसने डिवाइड कर लिया। पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद उसने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे 2 न्यूक्लियस बना लिए, उसके बाद 2 अमीबा अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यही तो क्या उसने क्या गैमेट का फॉर्मेशन किया, नहीं किया। अगर वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगी भी तो उसके अंदर कोई इवेंट होगा ही नहीं, उसके अंदर ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यानी कि इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड, तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सीधा गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होता है। कई बार ऐसा होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है, क्योंकि हमने सेक्सुअल में पढ़ा है विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, लेकिन एक फ्यूजन नहीं होता। और ज़ायगोट जो है वो फर्स्ट वाइटल लिंक है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के, तो यहाँ पे ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये लाइन जो है वो गलत है, ठीक है। तो अब सही लाइन क्या, सही लाइन लिखें कि नहीं लिखें, तो सही लाइन भी लिख लेते हैं इसी की। इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ज़ायगोट इज़ नॉट फॉर्म, क्योंकि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया। समझ, यहाँ पर असेक्सुअली आ गया ना इस वजह से, ये समझ लो। ज़ायगोट इज़ नॉट प्रोड्यूस एंड नॉट फॉर्म। अब इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ और है, एक अच्छा सा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। एन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख लेते हैं, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म zygotic meiosis is the only meiosis in their life, occurred in their life, in their full life। मतलब क्या होता है सर इसका, कि आपने हमने जो बताया जैसे कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ये सपोज़ कर लो कि एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मैं कौन सा मानूँ, कोई एल्गी मान लेते हैं, जिसमें एक क्लेडोफोरा मान लेते हैं। चलो क्लेडोफोरा का आइसोगैमेट्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है, आइसोगैमेट्स होते हैं, लेकिन सर होते कैसे, सब गोल गोल ही मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, वैसे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये काम कि ये भी एन है, ये भी एन है, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो उन्होंने एक ज़ायगोट का फॉर्मेशन कर लिया, 2n हो गया। अब ये तो म्यूटिक डिवीजन में जाएगा ना, ये वाला तो अभी क्या हो गया, ये 2n हो गया, ये तो म्यूटिक डिवीजन में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसके हर सेल जो है वो 2n करते जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। अब ये म्यूटिक डिवीजन में जाएगा, ये क्या करेगा अब आगे चल के, मतलब ज़ायगोटिक मेयोसिस होगी इसके अंदर, ये समझ सकते हो आप। अब हमारे जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं उनको हम, एनसीईआरटी के लाइन्स हैं उनको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में ही, क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो ये रही एनसीईआरटी, मेरी भगवत गीता, हमारे सर इसका भगवत गीता बोल देते, ठीक है। तो एनिमल्स, ये लास्ट वाला पेज है, बाकी सारा तो हो गया हमारा, ये हमारा बाकी सारा तो हो गया। मैं एम्ब्रियोजेनेसिस बता दिया आपको और फर्टिलाइजेशन भी बता दिया, फर्टिलाइजेशन वगैरह सारा कुछ बता दिया। तो इसमें हम ये लास्ट पैरा है, ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ है नहीं लिखवाने लिए। तो एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस और विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और द इनसाइड। मतलब क्या हुआ इसका कि हमने डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट, मतलब ज़ायगोट के डेवलपमेंट के बेस पर कि वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो या तो इनसाइड द बॉडी हो रहा है या इनसाइड द बॉडी हो रहा है, या तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे
हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, दैट्स ओविपेरस एंड विविपेरस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको अगर हम देखना चाहें तो। वेट अ सेकेंड, 1 मिनट। हाँ ये ले लिया, ठीक है। तो अब ऐसे देख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट, फर्स्ट क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ये हो गया हमारे ओविपेरस। ओविपेरस कौन से होते हैं, जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है, एग लेइंग इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और विविपेरस कौन से होते हैं, इनसाइड द बॉडी के हिसाब से, इनसाइड द बॉडी, ये होता है विविपेरस, ठीक है। विविपेरस मतलब जो कि यंग बंस को अपनी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस देयर यंग बंस, ऐसे इसकी जो डेफिनेशन हुआ है, प्रोड्यूस देयर यंग वंस लिख रही है, ठीक है, प्रोड्यूस देयर यंग वंस। और ये ओविपेरस कौन से होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, यानी कि जो अंडे देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो ओविपेरस यानी एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं, ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, अब उनको फर्टिलाइजेशन कराना है, ठीक है। ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन कराना है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मतलब एक वो बन गया, एक अंडा बन गया। अब अंडे को एक चीज़ देखो कि अंडा जो है वो अभी अनडेवलप्ड है, अनमैच्योर है, उसके अंदर से धीमे धीमे करके ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर सेल डिफिजन हो रहा है, तो तभी तो एक चिक बनता है। हमने देखते हैं कि हैन का जो अंडा होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं, बाहर से जो अंडे लेके आते हैं खाने के लिए, उन्हीं अंडे में से एक अंडा रख देते हैं कि उससे सोचते हैं कि इससे मुर्गी पैदा होगी या मुर्गी का बच्चा पैदा होगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। उसके लिए स्पेशल अंडे आते हैं और उनके लिए स्पेशल कंडीशन भी रखनी पड़ती है, थोड़ी वार्मनेस होनी चाहिए, उसको मम्मी की गर्मी मिलनी चाहिए, अपनी मम्मी की गर्मी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं। अब क्या होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में हम पढ़ते हैं इसमें पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना तो हो गया कि एनिमल्स और कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, जो कि आउटसाइड द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट के हिसाब से किया गया, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, जहाँ पे वेदर दे ले फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग और गिव देयर यंग वंस, ठीक है। तो इन ओविपेरस एनिमल्स, अब एक चीज़ ये पढ़ना, इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स और एनिमल्स में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में सॉरी, द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड विद बाय अ हार्ड calcareous shell are laid in a safe place in the environment after period of incubation, young ones hatch out। मतलब समझो, नहीं समझो, चलो बताते हैं। मतलब क्या होता है, ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं, जो कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, वो ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, आपने बर्ड्स वगैरह को, मोस्टली बर्ड्स जो होती हैं वही अंडा देती है, ठीक है। तो हमने जो रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हो गए, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह हो गए, तो इनके जो अंडे होते हैं ना, मतलब रेप्टाइल्स जो होते हैं वो सारे के सारे, तो यही चीज़, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो अंडे देती हैं वो क्या करते हैं, अपने फर्टिलाइज एग को एक हार्ड कैल्केरियस शेल से ढक देती हैं। मतलब आपने कभी भी देखा होगा कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसके ऊपर एक सबसे बड़ी, मतलब जो हार्ड कवरिंग होती है, टूटती नहीं आसानी से, उसको हम चम्मच से तोड़ते हैं, तो वो होती है हार्ड कैल्केरियस शेल आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब अपने एनवायरनमेंट, अब ये देखो, क्योंकि आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रहा है, तो उनको आउटसाइड की ग्रोथ करनी पड़ेगी, ज़ायगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो आउटसाइड होगा, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा आउटसाइड होगा, और जितना भी सारी चीज़ें होंगी वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट होंगी, मतलब आउटसाइड द बॉडी होंगी। आप आउटसाइड द बॉडी के लिए इन्वायरमेंट में ऐसे तो खुला छोड़ नहीं सकते। अब जब भी आप अंडे को तोड़ते होंगे उसमें से क्या निकलता होगा, येलो फ्लूइड निकलता होगा, वाइट फ्लूइड निकलता है, तो वही जो चीज़ है, वही चीज़ तो है कि वो सारे ऐसे तो फैला कर नहीं रख सकते, वो कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हार्ड कैल्केरियस शेल लगाना पड़ता है, जिससे कि अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा वगैरह या उनको खाने के लिए कोई छोटे मोटे जानवर आ जाए तो वो तोड़ ना पाए। लेकिन वल्चर्स वगैरह से या जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना, वो इनको तोड़कर खा जाते हैं। मतलब ये होता है कि, तो मैं एक बात बताता हूँ, जो डिस्कवरी पर देखने के लिए मिली थी मेरे को, कि कछुआ जो होता है, जो फीमेल कछुआ होता है ना, वो पता नहीं स्प्रिंग के सीज़न में, ऑटम के सीज़न में, किसी सीज़न में वो अपने एग देने जाता है, ठीक है, एग देने जाता है। आपने माइनक्राफ्ट भी देखा होगा, ये माइनक्राफ्ट काफ़ी बच्चे देखते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि ये जो कछुए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले तो अपनी साइड की ज़मीन को हटा देते हैं, साफ़ करते हैं पहले अपने पैरों से, अपने पैरों और हाथों से वो अपनी साइड की ज़मीन को हटाते हैं और एक गड्ढा सा बनाते हैं छोटा सा। अब उस गड्ढे में क्या करेंगे, वो अपने फर्टिलाइज एग को डाल देते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, वो उल्टे होकर उस अंडों को दोबारा से उसी रेत से ढक देते हैं जिस रेत को उन्होंने हटाया था। वो किस लिए कर रहे हैं कि उनकी जो बच्चे हैं, उनके जो एग्स हैं, वो उनके जो फर्टिलाइज एग हैं वो ग्रो कर पाएँ, वो आराम से रह पाएँ या उनको अच्छी तरह से ग्रो कर पाएँ। क्योंकि वो रात में तो ये काम कर रहे हैं, वो अपने अंडे देकर जा रहे हैं रात में, लेकिन क्या पता सुबह तक कोई स्कैवेंजर आ जाए, सुबह को किसी स्कैवेंजर ने देख लिया या किसी स्कैवेंजर वल्चर भी है, तो वल्चर वगैरह ने देख लिया, तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी को हटाएगा या नहीं हटाएगा, वो क्या करेगा, उस कैल्क्रियस शेल को तोड़कर पूरा अंडा खा जाएगा और उनके तो बच्चे चले गए, मर गए उनके बच्चे तो एक तरह से। तो इस वजह से उनको थोड़ा सेव करना पड़ता है हार्ड के, और जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह होंगे शायद से वो उनको भी पसंद हो, ऐसा कुछ होता है कि खाने का मन करता है या स्नैक वगैरह को खाने का मन करता है अंडों को, तो उनसे बचने के लिए थोड़ा बहुत ये होता है कि हार्ड कैलकुलेट शेल से वो कवर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत टाइम के लिए रह सकें, या वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड के जब तक वो ग्रो नहीं कर जाते, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक के लिए वो रह सकें। यंग वंस हैच आउट, या उनके जो यंग वंस हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो प्रॉपर हैच आउट ना हो जाए तब तक के लिए। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स, अब विविपेरस एनिमल्स की बात चल रही है, ऑन द अदर हैंड द विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारी बात भी है इसमें, मतलब सारे जो मैमल्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स हैं हमको मिलाकर, द जायगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, जायगोट है ना, जायगोट, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल डेवलपमेंट हुआ जायगोट का, तो यहाँ पे क्या होता है, जायगोट जो होता है वो यंग वन में सीधा प्रोड्यूस होता है, मतलब यंग वन में ही प्रोड्यूस होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही यंग वन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द जायगोट। समझे इतना सा। विविपेरस एनिमल में क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट यंग वन को कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के जायगोट फॉर्मेशन और जायगोट फॉर्मेशन से लेकर के पूरी यंग वंस बनने की प्रोसीजर जो वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से हमें सीधा यंग वन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organ। मतलब एक ग्रोथ फेज वाले में जब वो आ जाता है, मतलब जब उसने सेल डिवाइड कर लिया, उसने डिफरेंशिएट कर लिए, फीटस सब बड़ा हो गया है, हम कहते हैं 9 महीने का टाइम होता है, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन बींग्स में 9 महीने का टाइम होता है, तो 9 महीने कंप्लीट हो करके जब उसको लगता है अब क्या होता है, ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसको उसके ऊपर का हेयर्स वगैरह आ चुके हैं, बहुत स्मॉल फाइन हेयर्स आ चुके हैं, उसकी हार्ट बीट प्रिपेयर हो चुकी है, हार्ट वगैरह बन गया, सारा कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब उसको अब हाँ, मतलब जब उसको निकलना होता है, ये बोलें कि जब एक सर्टेन स्टेज आ जाती है उसके निकलने की, ग्रोथ करने की, तब क्या होता है, वो फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। अब क्या मतलब हुआ इसका, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ये ह्यूमंस की बात चल रही है, ये बोले मैमल्स की बात चल रही है। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक केयर मतलब बच्चे की अच्छी खासी देखभाल हुई, मम्मी के पेट के अंदर, जब भी आपने देखा हुआ, जब भी बेबी जो होता है मम्मी के पेट के अंदर होता है ना, तो मम्मी का खास ख्याल रखते हैं उस बच्चे का। तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी एम्ब्रियो स्टेज में उसकी काफ़ी अच्छी खासी देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। मतलब ये होता है कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म में इनसाइड द बॉडी चल रहा है, इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म बॉडी चल रहा है, तो इसकी वजह से उनकी अच्छी खासी एम्ब्रियोनिक केयर हो पाती है, मतलब उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में काफ़ी अच्छी खासी केयर हो पाती है, उसकी काफ़ी अच्छी खासी प्रोटेक्शन हो पाती है। मम्मी किसी से कुछ कहने से देती हैं अपने बच्चे को, मतलब जब भी उनके मम्मी की फॉर्म में या पेट के अंदर, टमी के अंदर कोई बेबी होता है, मम्मी कितना खास ख्याल रखते हैं, मना करते हैं कि इसको ज़्यादा तेज़ टच मत करो या मेरे पेट को ज़्यादा तेज़ मत करो, कुछ भी। तो वो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन की वजह से ही चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं उस विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो यंग वंस पल रहा है, यंग वंस आ रहा है, वो बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इनके अंदर नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो बॉडी के अंदर हो गया, या ये बोलें फर्टिलाइजेशन जो एग से फर्टिलाइज एग थे, अब उनको इंक्यूबेशन पीरियड के लिए बाहर आना पड़ेगा, मतलब वो बॉडी के बाहर इंक्यूबेट होते हैं, बॉडी के बाहर वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, थोड़ी बहुत जो सेल डिवीजन जो होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा, एग के अंदर के शेल के अंदर।
फ्लावरिंग, ये तो एनिमल्स की बात होगी। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ज़ायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, एंजियोस्पर्म्स की बात चल रही है। बाकी ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में तो नहीं यार, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर के अंदर ही ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये एंजियोस्पर्म्स की बात चल रही है। तो ज़ायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है। अक्सर ये ओव्यूल क्या होता है, ये ओव्यूल हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में, तो हम बताएंगे कि ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल, स्टैमन, ये तो पता होगा सेपल, पेटल, स्टैमन क्या होता है। स्टैमन एक मेल पार्ट हो गया, मेल फ्लावर के पार्ट हो जाता है, मेल पार्ट हो जाता है फ्लावर का। सेपल, पेटल और स्टैमन जो होते हैं फ्लावर के, वो सारे के सारे विदर ऑफ कर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, ओव्यूल रह जाता है, ओव्यूल के अंदर ज़ायगोट है। ठीक है, यहाँ से समझना इस चीज़ को। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल मीन्स अटैच, ये वाले क्वेश्चन आपको ढूंढ के लेके आना है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, द पिस्टल हाउ एवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, तो पिस्टल है, पिस्टल पढ़ेंगे इसको भी, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पिस्टल जो है वो अटैच टू द प्लांट, वो मतलब रहती है प्लांट्स के साथ, वो अटैच रह जाती है। द ज़ायगोट डेवलप्स इनटू द, अब एक चीज़ याद रखने की, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि ज़ायगोट जो होता है वो इसमें डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो में, हमने जो पढ़ा एम्ब्रियोजेनेसिस होती है इसको। ओव्यूल जो होते हैं, जो कि ओव्यूल के अंदर ज़ायगोट था, वो ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाता है। ओवरी जो है, बेसल और बल्क पार्ट जो होता है, ओवरी जो होती है वो किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और एक थिन वॉल्ड पेरिकार्प का फॉर्मेशन कर लेती है। सारी की सारी चीज़ें आपको फिर वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब ये देख लेते हैं, जैसे कि ये पी है, मटर, मटर वाला जब पौधा है, मटर है, तो मटर में पेरिकार्प क्या होगा, उसका जो छिलका है ना, छिलका, वो होता है पेरिकार्प, यानी कि ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गए और जो थिक और उसने एक अपने ऊपर पेरिकार्प का फॉर्मेशन कर लिया जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये जो है, ये जो बाहर का जो छिलका होता है ना, छिलका मटर का, तो वो पेरिकार्प, मतलब पेरिकार्प है, और उसके अंदर जो हम मटर खाते हैं वो एक्चुअल में सीड्स है। तो ये चीज़ होती है। आफ्टर डिस्पर्सन सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, मतलब सीड्स तब जर्मिनेट करेंगे जब उनकी एक फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी एक न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो उससे पहले नहीं करने वाले, समझे कि नहीं समझे। फेवरेबल कंडीशन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बोलें असेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग के लिए भी ज़रूरी होती है। अब थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो कि समरी में आप उनको भी देख सकते हैं। हमने जो गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा था और जो बडिंग पढ़ी थी, बडिंग एंड गैमेट फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन सेक्सुअल मेथड सीन इन द लोअर एनिमल्स में बडिंग और गैमेट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है, असेक्सुअल मेथड है बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट और है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, हाँ ये वाला, गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर and usually a direct product of meiotic division except in haploid organisms where gametes are formed from mitosis। हमने गैमेट्स में पढ़ा था कि माइटोसिस का होगा क्या, मेयोसिस से होगा, तो मतलब क्या होता है, जो हैप्लॉइड्स होते हैं, हाँ हाँ, तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनके अंदर मेयोटिक डिवीजन होता है और हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पहले से ही n नंबर है, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर n है, तो क्या करते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट माइटोसिस होती है और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक चीज़ और ही वाला और बताते हैं, इनसाइड द मैच्योर सीड, सीड के अंदर, मैच्योर सीड के अंदर इज द प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनेटर होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वाइटल लिंक उसने जो बनाई थी, ज़ायगोट की जो बनाई थी, वो चीज़ इसमें कहना चाह रहा है। दैट्स रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका खत्म। थैंक यू फॉर दिस, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक इट ऑल्सो। और जो भी आपको कमी लगी उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मेरे के इंस्टाग्राम और यहाँ पर दोनों जगह होंगे। थैंक यू फॉर दिस। इसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे कुछ लोग हैं क्योंकि बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखना है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यू कैन please share the video and subscribe the channel, and you will get the questions on my Instagram channel as well as on my YouTube channel also. So please don't forget to like it and share it. Thank you for this. Please share it.